जी बच्चों, तो हमने आज पढ़ना है आगे फोटोसिंथेसिस की डिटेल को। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी फेजेस में होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो सिंपल इक्वेशन है, जो रिएक्शन है विदाउट बैलेंसिंग, उसको लिखते हैं सिंपली। अब कोई 6 और 12 वाली वो बैलेंसिंग अभी नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये इसके रिएक्टेंट्स, and it gives us glucose C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। नॉर्मली यहाँ पर मेंशन किया जाता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, अब आपने जरा इस रिएक्टेंट साइड पे केयरफुली देखना है। हम इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पे कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड हुआ या रिड्यूस्ड कंपाउंड हुआ? इसको गौर से देखें। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होगा या रिड्यूस्ड? ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होगा। सिमिलरली H2O में देखें कि वाटर हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस होगा? वेरी राइट। तो ये दोनों असल में ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दे आर ऑक्सीडाइज्ड। कंपाउंड्स। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हैं, ये एनर्जी गिविंग है यानी एनर्जी रिच हैं या एनर्जी पुअर होंगे? तो ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से एनर्जी नहीं मिलती, तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर एनर्जी पुअर कंपाउंड्स। रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हैं, एनर्जी पुअर हैं। और एज द नेम एंड द फॉर्मूला आर इंडिकेटिंग, इनकी केमिकल नेचर इनऑर्गेनिक है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडाइज्ड, एनर्जी पुअर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कह रहे हैं, ये कन्वर्ट होंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इनटू अ एनर्जी रिच कंपाउंड। अब जरा गौर से देखिए, C6H12O6 ऑक्सीडाइज्ड लग रहा है या रिड्यूस्ड लग रहा है? बताइए। ऑक्सीडाइज्ड लग रहा है या रिड्यूस्ड लग रहा है? C6H12O6 is actually reduced। देखिए, C और O पहले से था और ये H12 हो गया, यानी कि ये अब एक रिड्यूस्ड कंपाउंड हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑक्सीडाइज्ड थे, ग्लूकोज जो कि अब बना है, ये रिड्यूस्ड कंपाउंड हो गया। दूसरी बात, हमें पता है कि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी पुअर थे, तो ये एनर्जी रिच होगा, क्योंकि ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ग्लूकोज वी ऑल नो कि ये एक
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये पता लगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कहते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज्ड और इनऑर्गेनिक होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, जो कि रिड्यूस्ड एनर्जी रिच और ऑर्गेनिक होंगे। अच्छा यहाँ तक सबको समझ आ गई। मुझे ये बताइए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है या ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है? जी सुनैना, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। राइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। अब जरा सोच के बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? यस, रिडक्शन हो रही है ना। ये देखिए सी और ओ, और यहाँ पर ऐड हो गया सी और ओ में बहुत सारा हाइड्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड असल में रिड्यूस हो जाता है। तो अब हम इसको ये भी कह सकते हैं, इस डेफिनेशन को, कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर और ऑक्सीडाइज कंपाउंड रिड्यूस हो जाते हैं एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड, ये जो वाटर है इस इक्वेशन में, ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा होगा? वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, दैट कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम फोटोसिंथेसिस में क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। यानी ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है आयशा नूर और सबा जावेद खान सा, कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी प्रोडक्ट ग्लूकोज होगी या ऑक्सीजन? इन दोनों में से प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सी है फोटोसिंथेसिस की? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, दिस ऑक्सीजन, whereas glucose is the main product। इसलिए हमने जब डिफाइन किया तो हमने ये बताया कि ये ऑक्सीडाइज्ड एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस होगा एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज इसकी प्राइमरी प्रोडक्ट थी। यहाँ तक समझ आया? चलें अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करते हैं, थोड़ी सी और चीजें इसमें से समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन थी CO2 प्लस H2O gives glucose C6H12O6 plus oxygen as a byproduct। यहाँ पर हमने मेंशन किया कि जी सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। अब मुझे बताएं कि ये जो इक्वेशन है CO2H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है? एनाबॉलिक है, वेरी राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के आप बनाना चाह रहे हैं ग्लूकोज, इन दोनों को मिला के। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगी या एनर्जी रिलीज होगी? अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, जिससे हमें फोटोसिंथेसिस समझना बिल्कुल आसान हो जाएगी। एनर्जी रिक्वायर होनी चाहिए या एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? यस, बिल्कुल ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
इन दोनों को मिलाकर एनर्जी रिक्वायर हो, तो हमें एनर्जी चाहिए होगी इन दोनों को मिलाने के लिए, ताकि इसके रिजल्ट में ये ग्लूकोज बन सके। ये मैंने इसको रिमूव किया जो मैंने क्लोरोफिल और सनलाइट लिखी थी। अब देखिए, ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाना है, इसके लिए एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। शाबाश, वेरी गुड। इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम assimilating पार भी कहते हैं। तो वी नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के या इन दोनों रिएक्टेंट से हमें असल में चाहिए ग्लूकोज प्रोडक्ट। जैसे कि हमने कहा कि ये बेसिकली रिडक्शन हो रही है, तो हमें एनर्जी के साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए रिडक्शन पार भी चाहिए होगी इस रिएक्शन के लिए। ऐसे ही है ना, एटीपी एनर्जी चाहिए और दूसरी चीज इसको रिड्यूस करने के लिए रिडक्शन पार चाहिए। रिडक्शन पार किस फॉर्म में होगी जी? गुड, सारे पहले से ही आंसर दे रहे हैं। तो ये रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ NADPH। ठीक है, तो असल कहानी ये है कि इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH। लेकिन हम यहाँ पर जब भी मेंशन करते हैं तो हम लिखते हैं सनलाइट और लिखते हैं क्लोरोफिल। तो जब हमें चाहिए एनर्जी NADPH और ATP की फॉर्म में, तो हम सनलाइट और क्लोरोफिल क्यों लिखते हैं फिर? वो हम इसलिए लिखते हैं कि सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी हमें अवेलेबल होती है। सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफर करेगा इनटू ATP और इसको ट्रांसफर करेगा इनटू NADPH, जिसकी वजह से इनको इस्तेमाल करते हुए इस रिएक्शन को कैरी आउट किया जाएगा। इसकी बात सबको समझ आ रही है कि इन रिएक्टेंट्स को मिलाकर ग्लूकोज बनाना है, इसके लिए हमें असल में एनर्जी चाहिए ATP और रिड्यूसिंग पावर NADPH की फॉर्म में। लेकिन इन्वायरमेंट में अवेलेबल है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा और इसको ATP और NADPH में कन्वर्ट करेगा, जिनको इस्तेमाल करते हुए इन रिएक्टेंट्स को इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स हैं वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी पैकेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ATP। और हमने शुरू में ये बात पढ़ी थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है, इवन प्लांट्स भी ऐसे नहीं हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करें। और ये सेल्स हमेशा एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ATP को, और रिड्यूसिंग पावर होगी NADPH। जी यस। अब अगली बात ये है, इसका मतलब है ATP और NADPH को बनाने के लिए, ये फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ATP और NADPH को बनाने के लिए सनलाइट लाजमी तौर पे चाहिए होगी। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन नहीं होगा। अब इस वजह से हम जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम फोटोसिंथेसिस को दो रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस को दो रिएक्शंस में या दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा जिसमें सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए ATP और
NADPH बनाया जाता है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शंस। और फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जिसमें इस ATP और NADPH को इस्तेमाल करके इनसे बनाया जाता है ग्लूकोज, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या फिर इसको बोला जाता है केल्विन साइकिल, या फिर इसको बोला जाता है C3 साइकिल। ऑलराइट, तो ये फोटोसिंथेसिस का इस कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई कि देखिए फोटोसिंथेसिस को हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको मिलाकर, ऑलराइट, तो हमने यहाँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाने के लिए एनर्जी चाहिए क्योंकि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनर्जी हमने कहा रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, अब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए, रिड्यूसिंग पावर NADPH की फॉर्म में चाहिए। उसके लिए हमने कहा कि ये दोनों चीजें कैसे बनेंगी, तो ये दोनों चीजें सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके उसमें कन्वर्ट कर रहा होगा। तो फोटोसिंथेसिस को इन दो रिएक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। अब मैं इसी इक्वेशन को फर्दर यहाँ पर लिखूंगा कि लाइट रिएक्शंस में क्या होगा, सनलाइट इसको एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करेगा ATP में और NADPH में। जबकि डार्क रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिड्यूस किया जाएगा इनटू ग्लूकोज, और यहाँ पर ATP एज अ सिमुलेटिंग पावर और NADPH एज अ रिड्यूसिंग पावर इस्तेमाल होगी। ये मैंने कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखा, रिमेंबर, ये मैंने सिर्फ एक जनरल अभी रिएक्शन लिख के ये बात समझाने की कोशिश की है कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस में फर्क क्या है। समझ आ रही है ना ये बात अब आपको कि लाइट रिएक्शंस में सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ATP और NADPH को प्रोड्यूस करेगा, और जब ATP और NADPH प्रोड्यूस हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन दोनों की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इवेंचुअली ग्लूकोज में। रिमेंबर, ये जो मैं एक बात अभी लिख रहा हूँ, दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन और इट इज अ जनरल रिएक्शन, इट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रिएक्शन हम इन दोनों की डिटेल में पढ़ेंगे। अब फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए हमें लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस की डिटेल पढ़नी है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे लाइट रिएक्शन से। सनलाइट के बारे में हम डिटेल से जान चुके कि कौन सी वेवलेंथ्स हैं, कौन सी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्लोरोफिल की हम डिटेल जान चुके कि ए होता है, बी होता है, इसमें हेड है, टेल है, वो सारी चीजें पढ़ ली। एटीपी और NADPH की फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है अब लाइट रिएक्शंस। आप ये जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कि क्लोरोफिल ये अकेले अकेले काम नहीं करते, दे वर्क इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, और इन क्लस्टर्स को बोला जाता है फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। मोरओवर हमने पढ़ा कि इसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा और रिएक्शन सेंटर होगा। लाइट रिएक्शंस पढ़ने लगे हैं तो इसमें पहली चीज हमें पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स चाहिए होंगे। सेकेंडली हमने पढ़ा कि ये फोटोसिस्टम्स किस पे मौजूद होते हैं, तो फोटोसिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। दूसरी चीज हमें इसमें थाइलाकॉइड्स रिक्वायर्ड होंगे, और हमें पता है कि थाइलाकॉइड्स का जो स्टैक है उसको हम ग्रेना कहते हैं। तो ये लाइट रिएक्शंस की साइट ग्रेना होगी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे होंगे, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इकट्ठे होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स जिनको हम नाम देंगे फोटोसिस्टम्स।
अच्छा जी, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें लाइट रिएक्शन है, ये शुरू कैसे होता है? वेरी ऑलराइट, अब ये शुरू ऐसे होता है कि सनलाइट, ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, जैसे ये लाइट प्लांट्स, और प्लांट्स में हमें पता है कि एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि मौजूद है इस तरह के डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस पे। इन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस को हम कहते हैं, दे आर क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स में ये फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होंगे ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, और ये थाइलाकॉइड पता है इस तरह स्टैक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेना। हम यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेनम बना देते हैं। अब ये जो सनलाइट है, ये लाइट एनर्जी प्लांट्स पे, क्लोरोप्लास्ट्स पे और स्ट्राइक करेगी इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे मौजूद फोटोसिस्टम्स पे। हम इस पोर्शन को मैग्नीफाई कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। तो मैग्नीफाई करने पे हमें पता लगेगा, मैग्नीफाई करने पे, कि जी ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है असल में, और इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो कि एक अब असल में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यहाँ पर ये फोटोसिस्टम्स यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इस तरह से एम्बेडेड हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ये फोटोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, फोटोसिस्टम्स 1, फोटोसिस्टम 2। ये जो हमने भी ड्रॉ किया है, दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड विच इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसके अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड ल्यूमेन। ये फोटोसिस्टम्स हैं। अब लाइट रिएक्शंस में ये फोटोसिस्टम्स कैसे काम करते हैं या ये मौजूद कैसे होते हैं, उसके लिए हम मजीद इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को मोर एलैबोरेट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें ये सब चीजें कैसे मौजूद होंगी। ठीक है जी, दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। होता ये है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 अरेंज होते हैं। अरेंज कैसे होते हैं? फोटोसिस्टम 2 का ये कंपोनेंट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको हम बोलेंगे इट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, एंटीना कॉम्प्लेक्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद होगा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा होगा 680 नैनोमीटर्स पे, which will make it photosystem 2। क्लोरोफिल ए के साथ ही यहाँ पर मौजूद होगा एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन के साथ होगा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के साथ होगा प्लास्टोसायनिन। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ये जो कंप्लीट चीज बन गई थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, इसको हम बोलेंगे दिस इज
फोटो सिस्टम 2। हमें कैसे पता लगा फोटो सिस्टम 2? एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, सेकेंडली कि इसका जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है ये 680 नैनोमीटर्स पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आप सबको जो मैं चीज बता रहा हूँ ये समझ आ रही है ना? जी अब्दुर्रहमान, बिल्कुल ठीक है। दे आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा जी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये फोटो सिस्टम्स होंगे। फोटो सिस्टम 2 बना लिया। अब आगे देखते हैं। फोटो सिस्टम 2 के बाद अब हम बात करेंगे फोटो सिस्टम 1 की। अगेन इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे यहां पर होगा एंटेना कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल ए जो कि एब्जॉर्ब कर रहा होगा 700 पे। क्लोरोफिल ए के साथ मौजूद होगा इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके साथ मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट जिसको बोलते हैं फेरिडॉक्सिन। और फिर इस जगह पर एक स्पेशल एंजाइम होगा जिस एंजाइम को हम कहते हैं कि फेरिडॉक्सिन के साथ मौजूद होगा। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज NADP रिडक्टेज। ठीक है, अब हम पहले इसको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे देख लेते हैं, फिर इसको हम फ्लो शीट की फॉर्म में देख लेंगे कि ये अच्छा जी, यहाँ पर एंजाइम होगा NADP रिडक्टेज। ठीक है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे इसको इलेबोरेट करके देख रहे हैं। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अब मैंने बनाया है एंटीना कॉम्प्लेक्स से लेके रिएक्शन सेंटर इन सबको मिलाकर, क्योंकि ये 700 है और हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बता रही है कि ये होगा फोटो सिस्टम 1। इस तरह के बहुत सारे फोटो सिस्टम मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। और थाइलाकॉइड में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम भी मौजूद होता है इसकी मेम्ब्रेन में। ऑलराइट, और इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ये जो स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम एम्बेडेड है इस एंजाइम को हम बोलते हैं ATP सिंथेज। यहां तक जो भी मैं बात कर रहा हूं क्या आप सबको समझ आ रही है? ठीक है, ये देखें, ये हमने अब असल में क्या किया है, हमने ये देखा कि सनलाइट क्लोरोप्लास्ट पे स्ट्राइक करती है। क्लोरोप्लास्ट पे हमने एक थाइलाकॉइड को एनलार्ज किया तो पता लगा ये मेम्ब्रेन है, ये फोटो सिस्टम्स हैं, ये ल्यूमेन है। फिर हमने इस फोटो सिस्टम को उठाकर मैग्नीफाई कर लिया कि असल में ये क्या है। तो पता लगा कि ये फोटो सिस्टम्स 2 और फोटो सिस्टम 1 जो होंगे ये अरेंज होंगे। फोटो सिस्टम 2 और 1 का हमें पता लग गया कि इनके कंपोनेंट्स में एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NADP रिडक्टेज जो होता है वो फोटो सिस्टम 1 के साथ ही एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसको फोटो सिस्टम 1 या फेरिडॉक्सिन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। NADP रिडक्टेज फोटो सिस्टम 2 में नहीं होता, इट इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 1 ओनली। और फिर यहाँ पर एक नहीं, ये मैंने सिर्फ ड्रॉ एक किया है, ऐसे बहुत सारे ATP सिंथेज होंगे, ऐसे बहुत सारे ये फोटो सिस्टम्स होंगे। अब हमें
लाइट रिएक्शंस को समझना है, फ्लो शीट पे जाते हैं, फिर वापस इस डायग्राम पर हम आएंगे कि ये लाइट रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो देखें जी, एंटीना जो कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 2 का, जैसे कि मैंने कहा, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है कि फोटो सिस्टम में पिगमेंट्स हैं जो कि इस तरह क्लस्टर की फॉर्म में पड़े हुए हैं, जिन पे लाइट स्ट्राइक कर रही है। ठीक है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल बी भी होते हैं, और कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। जब सनलाइट स्ट्राइक करती है इन पिगमेंट्स पे, तो रेजोनेंस के थ्रू एनर्जी ये पिगमेंट्स ट्रांसफर करते हैं, करेक्ट सीक्वेंस बना लेते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ये होता है कि कैरोटिनॉइड से क्लोरोफिल बी, और बी से फिर क्लोरोफिल ए की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होके इवेंचुअली ये एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, जिसको हम रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए कहते हैं, उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अगर ये 680 पे कर रहा होगा तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 की। क्लोरोफिल ए से फिर ये एनर्जी ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स इट्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको मैंने पी, ई और ए से लिख दिया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एनर्जी चली जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स हैं, इसमें आएगा प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन से एनर्जी चली गई टुवर्ड्स साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से एनर्जी चलेगी टुवर्ड्स प्लास्टोसायनिन। यहां पर अब फोटो सिस्टम 1 का एंटेना कॉम्प्लेक्स होगा, फोटो सिस्टम 1 का। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड्स। ऑल राइट, दिस इज एंटेना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 1, PS1। अब जब ये एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होगी तो बिल्कुल इसी मेथड से ये रेजोनेट होकर क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, जो कि एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम 700 पे, क्लोरोफिल ए अगेन इसको ट्रांसफर करेगा इनटू इट्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट, जिसको आप कह रहे हैं फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से फिर ये ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स NADP रिडक्टेज एंजाइम। अच्छा जी। अब ये जो हमने सारी सीक्वेंस लिखा, ये लाइंस बनाई, बार बार कहा जी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? असल में ये क्या चीज है? तो वो चीज है ये इलेक्ट्रॉन्स। जब लाइट स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इस तरह ट्रांसफर होते हैं। क्लोरोफिल ए का यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एक करके जाएंगे, इकट्ठे नहीं जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करेगा। क्लोरोफिल में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, वहां से प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन एंड इस तरह आगे ट्रांसफर होगा। हम कन्वीनियंस के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है, इसको फॉलो करते हैं। हम कहते हैं कि 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं,
या हम 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूनिट बना के इसे स्टडी करते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसायनिन, इवेंचुअली ये चले गए फोटो सिस्टम 1 के पास। यहाँ से फिर सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, फेरिडॉक्सिन और इवेंचुअली NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि NADP रिडक्टेज के पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। इस इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो NADP पॉजिटिव होता है। जो NADP पॉजिटिव है, इट इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये NADP प्लस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है NADPH प्लस H प्लस में, which is the right way to mention it। तो ये NADPH प्लस H प्लस। तो हुआ ये कि लाइट ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन्स इस पाथवे को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स इस पाथवे को जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हुए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए जो कि NADP था, जो कि कन्वर्ट हो गया NADPH में, और ये हमारे पास रिड्यूसिंग पावर जनरेट होना शुरू हो गई। तो रिड्यूसिंग पावर हमें मिल गई। अब बताएं कौन सी चीज चाहिए हमें दूसरी। सनलाइट से देखें इस तरीके से रिड्यूसिंग पावर हासिल की जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पाथ में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एक्सेप्ट होते हैं तो वो NADPH प्लस H प्लस बन जाता है। दूसरी चीज क्या रहेगी? ATP। 2 इलेक्ट्रॉन से हम फॉलो करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाएगा, तब चीजें बनेंगी। हम आसानी के लिए फॉलो 2 को करते हैं। यस, ATP अब रिक्वायर्ड है। ATP कैसे बनेगी उस प्रोसेस को समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा वापस जरा जाता हूँ उस डायग्राम की तरफ जहां पर ये प्रोसेस हमने सारा ड्रॉ किया था, और इस डायग्राम को मैग्नीफाई कर देता हूँ। अब असल में ये जो हमने सारी फ्लो शीट पढ़ी है, ये हुई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये कैसे हुई है, ये देखिए। हुआ ये था, ध्यान से देखिएगा, लाइट स्ट्राइक कर रही थी फोटो सिस्टम 2 पर भी और फोटो सिस्टम 1 पर भी। यहां से शुरू करते हैं 1 से। फोटो सिस्टम 1 पे लाइट ने स्ट्राइक किया और 2 पे भी किया, लाइट इकट्ठी स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पर एंटीना कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A के पास गए। यहां से इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स का पाथ फॉलो किया। प्राइमरी एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन की तरफ, फेरिडॉक्सिन से गए NADP रिडक्टेज के पास। NADP रिडक्टेज ने, जो कि एंजाइम था, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट कर दिया NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये रिएक्शन असल में हुआ था मेम्ब्रेन पे। अब जैसे ही फोटो सिस्टम 1 पे लाइट स्ट्राइक कर रही थी और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन होल फिल कैसे होगा? ये फिल ऐसे होगा कि भाई फोटो सिस्टम 2 पे भी तो लाइट पड़ रही है,
यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोसायनिन, साइटोक्रोम के थ्रू होते हुए, और इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर दिया। प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फोटो सिस्टम 1 की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन होल फिल हो गया। लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, लाइट स्ट्राइक की फोटो सिस्टम 1 पे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते होते इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू NADP रिडक्टेज के पास आए, और NADP रिडक्टेज से ये NADP को NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हुआ। इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल किया फोटो सिस्टम 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने। एज अ रिजल्ट एक फाइनल इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो गया इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस जगह पर एक्सेप्ट हो चुके हैं। इस क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन होल कैसे फिल किया जाएगा? 1 का तो होल 2 ने फिल कर दिया, 2 का होल कैसे फिल होगा? यस, फोटो सिस्टम 2 का होल फिल करने के लिए अब फोटो सिस्टम 2 के साथ एक एसोसिएटेड एंजाइम है जो कि थाइलाक्वाइड ल्यूमेन में मौजूद वाटर को स्प्लिट करेगा। एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होगी, वाटर स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन्स देके इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर दिया। वाटर की स्प्लिटिंग से जैसे जैसे वाटर स्प्लिट होगा हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे होंगे और ऑक्सीजन, और इसी तरह ये ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में रिलीज कर दी जाएगी। तो जैसे जैसे लाइट पड़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइट होते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते जाएंगे, होल पहले 1 में बनेगा जिसको फिल करेगा 2, 2 का होल बनेगा जिसको फिल किया जाएगा वाटर को स्प्लिट करके। एज अ रिजल्ट जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल होगा उतने ही ज्यादा यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो थाइलाक्वाइड ल्यूमेन है उसमें वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आयंस की, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कंटिन्यूस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, थाइलाक्वाइड ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर जिस तरह हमने ये बात की कि ये थाइलाक्वाइड का जो अंदर वाला हिस्सा है इसको अगर हम ल्यूमेन कह रहे हैं, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होगा इसको स्ट्रोमा कहा जाएगा ना। जैसे ये स्ट्रोमा है, इसी तरह इस ल्यूमेन के बाहर ये पार्ट स्ट्रोमा है, तो ये भी स्ट्रोमा होगा। दूसरा ये होगा कि जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो स्ट्रोमा से इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन आयंस को अगेंस्ट द ग्रेडियंट पंप किया जाएगा। तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ ये हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन आयंस एज अ रिजल्ट ल्यूमेन के अंदर
हाई कंसंट्रेशन में इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात सबको समझ आ रही है कि जैसे 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 सनलाइट बढ़ेगी, मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से शुरू करें। फोटो सिस्टम 1 पे सनलाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, NADP रिडक्टेज ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट यहाँ पर NADP को ट्रांसफर किया और उससे बना दिया NADPH, रिड्यूसिंग पावर। इस जगह का ये जो इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हुआ था, इसको फिल कर दिया फोटो सिस्टम 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, जिनका पाथ था रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसायनिन, जिससे यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। जब इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर दिया तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो गया। इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कैसे किया गया? यहाँ पर एक एंजाइम एसोसिएटेड है जो कि इस वाटर को स्प्लिट करता है। जब ये वाटर स्प्लिट होगा तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स देकर इसका होल फिल कर दिया जाएगा। हाइड्रोजन आयंस इस वाटर की स्प्लिटिंग से इकट्ठे होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज मैंने बताई कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है। दैट इज वाई इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इन्हें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पंप या मूव किया जाता है, जिसके नतीजे में जो ल्यूमेन होता है, ये हाइड्रोजन आयंस की ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन आयंस हैं, इनकी हाई कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती है। अब जब ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयंस हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, तो ये हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन यानी कि स्ट्रोमा, इसकी तरफ पैसिवली मूव करते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस की हाई कंसंट्रेशन है, ल्यूमेन से ये स्ट्रोमा की तरफ पैसिवली मूव करते हैं थ्रू दिस एंजाइम, जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज में से जब ये हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट मूव करता है तो एटीपी सिंथेज एंजाइम एडीपी और फॉस्फेट को मिलाकर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर एटीपी को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें लाइट रिएक्शंस की दूसरी प्रोडक्ट भी मिल जाती है, विच इज एटीपी। ये सारी कहानी रिलेटेड किस तरह है, तो इसको यहां से देखते हैं। लाइट ने स्ट्राइक किया फोटो सिस्टम 1 पे। फोटो सिस्टम 1 से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके NADP रिडक्टेज के पास आया तो NADP को कन्वर्ट कर दिया गया NADPH पे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके एक्सेप्ट हो गए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर एक्सेप्ट हो गए यानी कि NADPH बन गया, तो इस जगह पर प्रोड्यूस हुआ, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन होल। इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आए फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 से ये इलेक्ट्रॉन्स इस पाथवे के थ्रू मूव करते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास आए और एक्सेप्ट हो गए, जिसके रिजल्ट में होल प्रोड्यूस हो गया फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 2 का ये इलेक्ट्रॉन होल जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, इसको फिल किया गया वाटर को स्प्लिट करके, जिसको हमने नाम दिया फोटोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वाटर स्प्लिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन होल फिल हो गया, हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे होना शुरू हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएंगे। दूसरा मैंने बताया कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो यहाँ पर डिफ्यूजन से स्ट्रोमा में आयंस चले जाते हैं, उनको भी वापस पंप किया जाता है। एज अ रिजल्ट ल्यूमेन में
जो थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, इसमें हमेशा हाई कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की। हाइड्रोजन आयंस from a region of higher concentration to a region of lower concentration which is stroma। जब हाइड्रोजन आयंस हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन यानी कि स्ट्रोमा की तरफ जब मूव करते हैं तो ये एटीपी सिंथेज में से गुजरते हैं और स्ट्रोमा की तरफ आते हैं। जब ये एटीपी सिंथेज एंजाइम में से गुजरते हैं तो एटीपी सिंथेज एंजाइम एडीपी और फॉस्फेट इनको मिलाकर एनर्जी बना लेता है विच इज एटीपी। एज अ रिजल्ट लाइट रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और उनके एक्सेप्ट होने से हमारे पास रिड्यूसिंग पावर और उसके साथ साथ सिमुलेटिंग पावर आ जाती है। ये जो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन आयंस हाई कंसंट्रेशन से मूव करते हुए लो कंसंट्रेशन में आ रहे हैं, दिस प्रोसेस जिसमें ये मूवमेंट हुई है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस। movement of hydrogen ions from a region of higher concentration which is lumen to a region of lower concentration which is stroma from ATP synthase is called as chemiosmosis। ठीक है जी। ये जो हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग होगी ये एक्टिव होगी। हाइड्रोजन आयंस की जो स्ट्रोमा से जो ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ ये जो मूवमेंट है इसको हम कीमियोस्मोसिस कहेंगे, जो कि एटीपी सिंथेज में से होगी। एटीपी सिंथेज की एक्टिव साइट पे एडीपी और फॉस्फेट बाइंड करते हैं और ये इनको फॉस्फोराइलेट करने के लिए इन हाइड्रोजन आयंस के ग्रेडियंट की एनर्जी इस्तेमाल करता है। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से एटीपी को सिंथेसाइज करता है। जी कायनात जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरते हैं तो असल में इनकी एनर्जी को कपल कर दिया जाता है हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग के साथ। फिर ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ से इस पाथवे के थ्रू मूव करते हैं ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ और ये प्रोसेस पैसिव होगा और इसको हम कीमियोस्मोसिस कहेंगे। कीमियोस्मोसिस इस तरह आप याद रख लें कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयंस की हाई कंसंट्रेशन है। जब ल्यूमेन से स्ट्रोमा होगा तो मूवमेंट ल्यूमेन से स्ट्रोमा होगा तो मूवमेंट पैसिव होगी। जब ये मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, जब स्ट्रोमा से ल्यूमेन जाएंगे, स्ट्रोमा में रिमेंबर देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो स्ट्रोमा से जब भी ल्यूमेन की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी ये एक्टिव होगी। ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होगी यानी हाई टू लो तो ये पैसिव होगी और इस पैसिव मूवमेंट को ही हम कीमियोस्मोसिस कहते हैं। जो कीमियोस्मोसिस है दिस इज द ट्रू मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यानी कि जो एटीपी बनाने का तरीका कार है ट्रू वो कीमियोस्मोसिस है। एटीपी बनने का जो प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of ATP in the presence of light। जो ATP बनने का मैकेनिज्म है वो कीमियोस्मोसिस होता है हमेशा। ATP बनने के प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाएगा। तो ये देखिए ये कंप्लीट जो हमारा
आज का टॉपिक था लाइट रिएक्शंस का, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको हमने पढ़ा, पहले एक फ्लो शीट की फॉर्म में पढ़ा कि भाई ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स कैसे होती हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को किस तरह यूज करके NADPH बनाया जाता है। फिर हमने इसी रिएक्शन को, ये जो फ्लो शीट था, इसको हमने एक्चुअल इसकी प्लेस पे पढ़ा, जो कि असल में होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमने देखा कि किस तरीके से ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, तो NADPH बन जाता है इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने से। और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होता है, जिसको फोटो सिस्टम 2 से आने वाला इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है। फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन होल है उसे वाटर स्प्लिट करके पूरा करता है, जिसको फोटोलाइसिस कहते हैं। एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होती है। फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं, प्रोटॉन्स इकट्ठे होते रहते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है। सेकेंडली, इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हाइड्रोजन आयंस को पंप भी किया जाता है ल्यूमेन में। एज अ रिजल्ट ल्यूमेन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है। हाइड्रोजन आयंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू दिस एंजाइम ATP सिंथेज। ATP सिंथेज इन हाइड्रोजन आयंस के ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए ADP और फॉस्फेट को मिला के ATP बना देता है। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है कीमियोस्मोसिस, जिसमें हाइड्रोजन आयंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये जो ATP बनने का प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP in the presence of sunlight is photophosphorylation. Mechanism of synthesis of ATP is called as chemiosmosis. All right, ठीक है। तो ये हमारा लाइट रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि किस तरह सनलाइट को इस्तेमाल करके क्लोरोप्लास्ट्स और क्लोरोप्लास्ट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर्स ने reducing power NADPH, this is reducing power, and assimilating power ATP में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये आज के लिए